बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब के बाद में अब हम लोग देखते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर जो था इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों से, बहुत लड़ाइयाँ हुई मैसूर की। अब देखो इधर मैसूर के बारे में पहले समझ लो कि मैसूर एक बड़ा साम्राज्य था ये। तो जितना केरल के ऊपर ये जितना देखो कर्नाटक वाला आज का रीजन है, महाराष्ट्र तक का ये कर्नाटक वाला रीजन, ये मैसूर के नाम से राज्य था। ठीक है, एक तरीके से मालाबार तट के ये कोंकण तट जितना था ये मैसूर के कंट्रोल में आता था। मालाबार का हिस्सा, कोंकण का एरिया, ये सब ना, तो ये मैसूर के कंट्रोल में था। मैसूर पर उस टाइम पे एक वोडियार डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। वोडियार डायनेस्टी वो रूल करती थी। सीधे ये डायनेस्टीज के नाम बहुत पूछे जाते हैं कि वोडियार वंश कहाँ पर रूल करता था। वोडियार वंश का जो रूलर था उस टाइम पे, नाम उसका फेमस कोई जानने की वो जरूरत नहीं है। फैक्ट चीका कृष्णराज नाम था, कि वीक रूलर था वो। अच्छा, मैसूर को अंग्रेजों ने, जैसे अंग्रेजों ने हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था उसका असर था कि वहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग बर्बाद हुए, खेती बर्बाद हुई। अंग्रेज क्या करते थे, कैश क्रॉप्स अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करवाई, नकदी फसलें जिनको सिर्फ बेचा जा सकता है, जैसे कपास, कॉटन हो गया, रेशम है, ऐसे ही गन्ना है, तंबाकू है, चाय, कॉफ़ी, अफीम, नील की खेती। तो अंग्रेज बहुत बड़े हिस्से पर ये सब खेतियां करवाते थे। और इससे क्या हुआ, भारत में अनाज की जो फूड ग्रेन है उसकी कमी होने लगी, गेहूं, चावल, इनकी सबकी कमी होने लगी। तो इसलिए जब अंग्रेज भारत में आए तब बड़े बड़े फिर अकाल पड़ने शुरू हुए, फैमिन पड़ने शुरू। भारत में इससे पहले अकाल नहीं पड़ते थे, फैमिन बहुत कम, रेयर पड़ते थे। इतना आदमी के पास होता था कि खाने भर का होता था। अंग्रेजों के आने के बाद में हर 15-20 साल के बाद बहुत बड़े फैमिन होते थे, इतने बड़े बड़े अकाल होते थे, 80-90% आबादी साफ हो जाती थी पूरी। ठीक है, जैसे एक लास्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे भी मॉडर्न हिस्ट्री में, 1943 का ग्रेट बंगाल फैमिन, और वो बंगाल में अकाल पड़ा था। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है। तब तक ये वीडियो, फोटोग्राफी या फोटो कैमरे में आ चुके थे, तो रिकॉर्डेड है वो। तो अगर कोई देखेगा तो वहाँ पे बंगाल के लोगों की फोटोज पड़ी होती हैं कि कैसे थे, मतलब सूख गए लोग, जानवरों को खाने लगे, एक दूसरे को खाने लगे। बहुत, लगभग 80% आबादी बंगाल की मर गई उस फैमिन में। तो खेती बर्बाद होने का बहुत असर हुआ। मैसूर में भी यही हो रहा था, हर एग्रीकल्चर बर्बाद थी, इंडस्ट्री बर्बाद थी। तो क्या हुआ, अच्छा राजा कुछ कर नहीं रहा था, तो इस राजा का जो सेनापति था उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली, तो हैदर अली को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। और मैसूर में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि हैदर अली को बोला जाने लगा कि वो डी फैक्टो रूलर या वास्तविक शासक बन गया। राजा भी होता था लेकिन असली शक्ति आ गई हैदर अली के पास में। अब समझो ऐसी सिचुएशन कुछ बन गई थी, जैसे मराठों में होती थी, सबने नाम सुना होगा कि मराठों का जो राजा होता था उसको छत्रपति बोलते थे, और रियल पावर जो जिसके पास होती थी वो पेशवा कहलाता था। ठीक है, पेशवा असली पावर होती थी उनके पास में। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया कि राजा वोडियार डायनेस्टी के होते थे लेकिन रियल कंट्रोल हैदर अली करता था। जैसे अभी समझ लो भारत में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पावर, हर चीज लिखी जाती है प्रेसिडेंट के नाम से, प्रेसिडेंट कार के नाम से, लेकिन रियल पावर किसको दी गई है, प्राइम मिनिस्टर के पास में है। तो वैसी सिचुएशन थी। हैदर अली वास्तविक शासक बन गया, डी फैक्टो रूलर बन गया हैदर अली का वहां का, और उसने शुरू किए अपने काम। अच्छा, जैसे ये हुआ तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली पर अटैक कर दिया। मैसूर के साथ में 4 लड़ाइयां हुई, और ये लड़ाइयां एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानी जाती हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानी जाती हैं। चारों लड़ाइयों के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है, एक एक करके देखेंगे। पहली लड़ाई हुई है 1767 से 69 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की मदद कर रहे थे मराठा, और जो निजाम हैदराबाद का होता था ये सब अंग्रेजों की तरफ, और एक तरफ हैदर अली या मैसूर। तो इसलिए देखो, अपने आप ये चीज़ समझो कि अंग्रेज कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। ये यहाँ पे मैसूर है, इसके ऊपर ये मराठा साम्राज्य शुरू होता था जो महाराष्ट्र में है, पुणे यहाँ से शुरू हो जाता था, ये निजाम होता था, ये सब मदद कर रहे हैं अंग्रेजों की, और हैदर अली लड़ रहा। लेकिन तब भी पहला वॉर बोलते हैं हैदर अली जीता। और
ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन की गई। इसमें मैसूर के की लड़ाइयों में ट्रिटी बहुत पूछी जाती है कि सीधे ईयर देंगे, फर्स्ट सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देंगे और पूछेंगे कौन सी संधि हुई, आप संधि मैच करो, एरो से मैच करो। तो पहले वॉर में मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में यही होता था, जो जीता उसकी शर्तें मानी जाती थी। संधि यही थी कि मैसूर की जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, वहां पर ये लोग अब इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, वहां पर अब कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है। और तो ये चलता रहा। जो पहला वॉर हैदर अली जीता, तो उसके बाद में मैसूर और शक्तिशाली होने लगा। हैदर अली ने मैसूर की सेना का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, आधुनिकीकरण, और उसने अपनी अच्छी सेना बनाई फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रांस की मदद लेनी उसने शुरू की, ठीक है, और एक ताकतवर आर्मी बनाने लगा। कुछ टाइम के बाद में देखो, इस वार के बाद में काफी टाइम तक अंग्रेजों ने इधर मैसूर की तरफ नहीं देखा। अंग्रेजों की नजर उधर ही रही, वो अपना बंगाल कंट्रोल कर रहे थे, बक्सर की लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, और वो सब लड़ाइयां उधर लड़ रहे थे, अवध को देख रहे थे। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में अंग्रेजों ने फिर से अटैक किया, जो 1780 से 84 के बीच में, जिसको सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस वॉर में काफी टाइम तक, देखो 4 साल तक वॉर ही लिखा हुआ है चला। इस वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली जो था वो बीमार था, और उसमें ही उसकी बीच में डेथ हो, मतलब अपनी मौत मरा, वॉर में नहीं मरा था वो। तो इस वार के बीच में ही उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसको वहां का रूलर बना दिया गया, हैदर अली का। और फिर से लड़ाई हुई, और इनके बीच में ट्रिटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से, क्योंकि ये भी क्या था, इसमें भी जो मैसूर के शासक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लगभग बराबर, मतलब किसी को कोई लॉस या गेन नहीं हुआ। हैदर मैसूर का साम्राज्य उतना ही बना रहा, कोई लॉस नहीं हुआ उसमें। इसके बाद में अब अच्छा, ये 1780-84 तक क्या हुआ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, बंगाल में, बॉम्बे की तरफ, उधर ज्यादा अच्छा अपना वो बना ली, पैठ बना ली। उन्होंने ज्यादा हिस्सा उधर कंट्रोल कर लिया, और वो ज्यादा ताकतवर हो गए, और उसका असर पड़ने लगा इस तरफ भी धीरे धीरे। जब उधर ताकत मिली तो वो और बड़ी सेना के साथ में अटैक करते थे। और फिर ये थर्ड वॉर हुआ इनके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से थर्ड वॉर ही है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन के आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने टीपू सुल्तान पर अटैक किया, और टीपू सुल्तान को कहते हैं कि उसी के फोर्ट में, किला जो था श्रीरंगपट्टनम, उसमें सीज कर लिया गया। मतलब श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर ही उसने सीज कर ली कॉर्नवालिस ने। कुछ टाइम तक टीपू सुल्तान लड़ा, लेकिन फिर इसमें भी जैसे बंगाल में प्लासी जैसी लड़ाई थी। कहते हैं कि टीपू सुल्तान की सेना के ही कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब फोर्ट के अंदर आने का रास्ता बता दिया कि कैसे आया जाता है, कोई सीक्रेट रास्ता होगा। और श्रीरंगपट्टनम फोर्ट जो था वो, उसमें कॉर्नवालिस की सेना गई, टीपू सुल्तान को सरेंडर करना पड़ा। थर्ड वॉर के बाद में टीपू सुल्तान का लगभग आधा राज्य टीपू सुल्तान से छीन लिया गया, उसकी आर्मी कम कर दी गई, और एक तरीके से बहुत कमजोर हो गया थर्ड वॉर के बाद में। इसलिए थर्ड वॉर ये बहुत पूछा जाता है कि थर्ड वॉर में कौन ब्रिटिश कमांडर था, हुआ कहाँ पे था, और ट्रिटी कौन सी हुई है, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान हारा इसमें। इसके बाद में एक वॉर और हुआ। कॉर्नवालिस के कुछ टाइम के बाद में भारत में आया वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, जिसको हम लोग देख भी चुके हैं, सहायक संधि वाला, जिसने सब्सिडरी अलायंस बनाई थी उसने। और पावरफुल गवर्नर था ये, गवर्नर जनरल भारत का। और इसने टीपू सुल्तान पर अटैक किया। और फोर्थ वॉर 1799 में हुआ, चौथा वॉर। मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया, और टीपू सुल्तान इस वॉर में मार दिया गया 1799 में। और मैसूर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। ये लॉर्ड वेलेजली है, इसी का भाई एक था आर्थर वेलेजली, उसने नेपोलियन को हराया था फ्रांस में। तो ये दोनों पावरफुल ब्रिटिश कमांडर्स थे, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर, और जिसने नेपोलियन को हराया था वाटरलू की लड़ाई में। ऐसे मैसूर चला गया।
तो मैसूर वाले लोगों ने, मैसूर के राजाओं ने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 4 लड़ाइयाँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें ईयर और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी ट्रिटी, संधि, कि किस मैसूर के वार में कौन सी ट्रिटी हुई है ये। ठीक है, तो मैसूर भी हाथ से चला गया। हाँ, एक चीज़ और है, ये इसमें मैंने लिख दिया था, मराठे और निजामों ने पहले वार में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, फिर थर्ड वार में मराठे और निजाम के लोगों ने, सॉरी, दूसरे वार में मराठे और निजाम ने इसकी मैसूर की मदद की। तीसरे वार में मराठे और निजाम ने फिर से अंग्रेजों की मदद की। तो तीनों वॉर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मराठा और निजाम ये लोग किसकी तरफ थे। तो पहले में अंग्रेजों की तरफ, दूसरे में मैसूर की तरफ, तीसरे में फिर से अंग्रेजों की तरफ। ठीक है, तो ये था मैसूर के बारे में। लेकिन मैसूर के बारे में अभी ये खत्म नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में, मैसूर से जुड़ी हुई चीजें कुछ टीपू सुल्तान के बारे में पूछी जाती हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान खुद में बहुत फेमस रूलर था। तो देखते हैं इसके बारे में 4-5 फैक्ट हैं जो पता होने चाहिए हम लोगों को टीपू सुल्तान के बारे में। पहला तो देखो, इसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से बोलते हैं इसको, टीपू सुल्तान को। 3-4 चीजें हैं जो बता, देखो टीपू सुल्तान ऐसा नहीं था कि टीपू सुल्तान कोई बहुत बड़ा वॉरियर था। इससे ज्यादा लड़ाइयां तो इसके फादर ने, हैदर अली ने जीती थी, पहला वॉर हराया तो था, लेकिन तब भी टीपू सुल्तान का हिस्ट्री में नाम बहुत है, क्योंकि ये क्या है कि इसने अपने एम्पायर में बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। इस वजह से इसका नाम लिया जाता है टीपू सुल्तान का। जैसे पहला कि टीपू सुल्तान ने सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट किया अपने यहाँ पर। ठीक है, सिल्क मतलब रेशम की जो खेती होती है उसको प्रमोट करना शुरू किया। आज भी भारत में सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कर्नाटक है। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो फादर ऑफ सीरीकल्चर भी लिखा होता है, मतलब रेशम की खेती का जनक एक तरीके से कौन था, टीपू सुल्तान को माना जाता है, कर्नाटक में, मैसूर साम्राज्य में। ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट किया। टीपू सुल्तान ने मैंने बताया, अपनी आर्मी को खूब मॉडर्नाइज करवाया, जैसे हैदर अली कर रहा था वही काम इसने आगे बढ़ाया। और इसने कुछ रॉकेट्स बनाने शुरू किए। ठीक है, रॉकेट मतलब स्पेस वाला रॉकेट नहीं थे, मिसाइल्स जो थी लंबी दूरी तक मार करने वाली। ठीक है, जिनको मैसूरियन रॉकेट्स नाम दिया जाता था, इसलिए इसको पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में रॉकेट बनाने की जो तकनीक थी उसका भी एक तरीके से पायनियर माना जाता है, अग्रता था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि टीपू सुल्तान ये समझ रखता था कि अंग्रेजों को अकेले हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज बहुत सुपीरियर पावर है, मिलिट्री वाइज ताकतवर लोग हैं। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने उन राज्यों का समूह बनाना शुरू किया जो लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, अंग्रेजों के दुश्मन थे, और इसने जगह जगह कुछ राज्यों में अपने एम्बेसडर्स भेजे, अपने राजदूत, जिसमें ऑटोमान एम्पायर था। ठीक है, तुर्की वाला बाइजेंट, वो वहाँ पे जो इस्तांबुल में था, अफगानिस्तान में भेजा इसने। फ्रांस के साथ में इसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस था, और फ्रांस के साथ में टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। जब टीपू सुल्तान भारत में था उस टाइम फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। और फ्रेंच, जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई हम आगे पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसी फ्रांस की रिवॉल्यूशन लीड कर रहा था एक पार्टी थी जिसको जैकोबियन क्लब के नाम से जानते थे। तो टीपू सुल्तान कभी फ्रांस नहीं गया था, लेकिन इसको जैकोबियन क्लब का मेंबर बनाया गया था। टीपू सुल्तान अपने आप को सिटीजन टीपू, कहीं कहीं पे लिखा होता था, बोलता था, सिटीजन टीपू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये बहुत पूछा था, जैकोबियन क्लब का मेंबर, जैकोबियन क्लब था क्या, तो पता होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई, उसकी जो लीडिंग पार्टी थी, मेन पार्टी थी, वो जैकोबियन क्लब कहलाती थी। फ्रांस की क्रांति वैसे भी बहुत काम की है, फ्रांस की क्रांति हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, वैसे भी पता होनी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी अमीरी गरीबी के उस पे इशू पे हुई थी, कि कुछ लोग बहुत अमीर थे और बाकी के सब गरीबी में जी रहे थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। भारत के संविधान की प्रीएम्बल, प्रस्तावना में ये 3 वर्ड ऐसे ही लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और ये पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं,
पता होना चाहिए, फ्रांस से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में लिए गए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, क्योंकि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी में एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया, जिसको स्वतंत्रता का वृक्ष बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम के फोर्ट में, अपने किले में। ये बहुत पूछा आता है, ट्री ऑफ लिबर्टी किसने प्लांट किया और कहाँ प्लांट किया, ठीक है, क्योंकि वो लिबर्टी एक वर्ड था, स्वतंत्रता, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था, टीपू सुल्तान उससे प्रभावित था। और ये कहा भी जाता है कि चौथे वॉर में, जो फोर्थ मैसूर वॉर चल रहा था 1799 वाला, 1799 वाला, उसमें नेपोलियन ने टीपू की मदद करने के लिए शिप भी भेजे, जहाज भी भेजे वहां से, फ्रांस से। लेकिन वो जब तक यहाँ तक आते आते, तब तक टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली के सामने स्टैंड नहीं ले पाया, रुक नहीं पाया, और वो पहले ही मार दिया गया, ठीक है। तो ये तो 4-5 फैक्ट है टीपू सुल्तान के बारे में पता होने चाहिए कि किस वजह से पूछा जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस से उसके जो रिलेशंस है उसकी वजह से अलग से फैक्ट्स पूछे जाते हैं। टीपू सुल्तान थोड़ा कंट्रोवर्शियल इंसान भी है, कि जब टीपू सुल्तान की जयंती आती है कभी भी, तो देखना कि जो राइट विंग वाले लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे कि टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को प्रताड़ित किया, और कुछ जगह पे हिंदू गांव जलाए गए टीपू सुल्तान के अंडर में। तो हमेशा लड़ाई होती रहती है, जब भी टीपू जयंती आती है तो ये लड़ाई शुरू होती है कि टीपू सुल्तान को क्या माना जाए, एक आज़ादी की लड़ाई का हीरो माना जाए, कि इसने जो धार्मिक अत्याचार किए वो माना जाए। तो ये लड़ाई चलती रहती है, और कुछ इलेक्शन से पहले तो खूब लड़ाई होती है। लेकिन 2-3 साल पहले कर्नाटक की असेंबली में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, इन्होंने जब वहां पर जाके बोला कि टीपू सुल्तान क्या था, एक फ्रीडम फाइटर था अपना, तो उसके बाद से यह कॉन्फ्लिक्ट रुक गया कि चलो ठीक है, राष्ट्रपति ने बोल दिया असेंबली में कि यह फ्रीडम फाइटर है तो ठीक है। तो टीपू सुल्तान कंट्रोवर्शियल इंसान है, लेकिन ये फैक्ट्स की वजह से ये पूछा जाता है ये सब, ठीक है। तो ये क्या था, मैसूर था। अब हमारे बड़े बड़े राज्य चले गए, बंगाल गया, अवध गया, हैदराबाद गया, और मैसूर भी चला गया। और जो छोटे छोटे कुछ बाजार जो बचे थे, उन्होंने ज्यादातर ने सहायक संधि पर, सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दिए, ठीक है। एक स्टेट, एक एम्पायर और बचा, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसी में, और वो था छोटा, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं औरंगजेब वाला, तब इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं वहां पर मराठा एम्पायर के बारे में, मराठों के बारे में। अभी यहाँ पर सिर्फ 2-3 फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो हमें बस याद रखने हैं, उनके बारे में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो थोड़ा अंग्रेजों से उसका लेना देना है वो, वरना हम मराठा एम्पायर नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो मराठों के साथ में अंग्रेजों के 3 वॉर हुए, जिसको एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध। ये तब हुए जब मराठा एम्पायर बहुत कमजोर हो गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1761 में भारत पर या मराठों पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, जिसमें मराठों की हार हुई, और उसके बाद में मराठा एम्पायर कमजोर होता चला गया। जो इतना बड़ा मराठा एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उससे कई छोटे छोटे सब एम्पायर्स बन गए। जैसे पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, इंदौर के होलकर, इंदौर में होलकर एम्पायर बना एक, नागपुर में भोसले, पुणे में मराठा एम्पायर था ही, ग्वालियर का सिंधिया एम्पायर था, ऐसे बड़ौदा के गायकवाड़। तो ये 5 एम्पायर जो मराठा के अंदर से निकले, जो मैंने नाम बोले, ये एक बार सुनने के बाद पॉज करके आपको लिख लेने हैं कि कहाँ पर कौन सा डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये सब मराठा एम्पायर से ही निकले हुए थे, और इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। और मैंने बताया कि अंग्रेज बहुत चालाक थे, आपस में लड़ाई का पूरा फायदा उठाते थे अंग्रेज, और वही हुआ जिनको हम लोग एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। पहले वॉर के बारे में मैं बस बता देता हूँ थोड़ा सा, वरना और कुछ है नहीं इसमें, कि एक मराठा पेशवा थे माधवराव, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद में उनका बेटा बना जिसका नाम था नारायण राव पेशवा। लेकिन उसकी हत्या उसके ही चाचा ने, रघुनाथ राव थे, उनकी हत्या करवा दी अपने भतीजे की, और वो पेशवा बन गए। अब बाकी के लोग जो थे उनको ये सही नहीं लगा कि भाई उसने अपने भतीजे की हत्या करवा दी और खुद पेशवा बन गया, तो उसके खिलाफ सब लोग एक साथ में एकजुट हो गए। अब जो रघुनाथ राव था वो जाके अंग्रेजों से मिल गया, अंग्रेजों से मदद मांगी जाके कि भाई हमें पेशवा बने रहने दो। अब बदले में अंग्रेजों को एक बड़ी सी जागीर उसने दी,
अंग्रेजों को के मजे आ रहे थे। अंग्रेजों से उसने ट्रीटी साइन की, जिसको ट्रीटी ऑफ सलबई बोलते हैं। और ये ट्रीटी साइन हुई थी, तब अंग्रेजों ने मदद की। और फिर एग्रीमेंट क्या हुआ, अच्छा जो बाकी के सब मिल के जो लड़ रहे थे मराठे, वो एक नाना फडणीस थे, उनके नेतृत्व में लड़ रहे थे। उन्होंने पहले तो काफ़ी टाइम, ये वॉर काफ़ी टाइम तक चला है, देखो 75 से 82 तक। पहले तो अंग्रेजों को हराया, कुछ टाइम अंग्रेज हारे, उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने बड़ी आर्मी भेजी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और फिर अंग्रेज फाइनली ये वॉर जीत गए, ये वाला पहला वाला वॉर। तो कब समझौता एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो पेशवा मारे गए थे नारायण राव, उनका जो बेटा था, छोटा बच्चा ही था, उसको पेशवा बनाया जाएगा, और जो रघुनाथ राव था उसको पेंशन दी जाएगी। और इससे ये पहला वॉर, इसलिए इसको पहला वॉर बोलते हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जो मराठा साम्राज्य में कौन पेशवा बनेगा उसकी लड़ाई पे था, और उसमें फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। ट्रीटी पूछी जाती है बस, कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, 1775 से 82 के बीच में, ट्रीटी ऑफ सलबई। दूसरा, फिर से अंग्रेजों के मजे, कि इसमें फिर से जो होलकर थे इंदौर के, उन लोगों ने पेशवा पर अटैक कर दिया, बाजीराव टू पे। बाजीराव टू हारे, बाजीराव टू भाग के फिर से अंग्रेजों के पास गए मदद मांगने के लिए। अंग्रेजों को फिर से उन्होंने बड़ी जागीर दी। अंग्रेजों ने ट्रीटी साइन करवाई, ट्रीटी ऑफ बेशियन, इसको 1803 में, ठीक है। और ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें फिर अंग्रेजों को फायदा मिला। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये कोई वॉर नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा वॉर था। भारत में एक गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका नाम पूछा जाता है क्योंकि इसके टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1717 से 18 में, और पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया, पेशवा पद को हटा दिया गया। बाजीराव टू आखिरी पेशवा थे, उनको पेंशन दे दी गई और पेशवा के पद को खत्म कर दिया गया, और मराठा एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिला दिया गया। तो मराठों के सक्सेशन का, आपसी लड़ाई का फायदा उठा के अंग्रेजों ने मराठा एम्पायर भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये था मराठों के बारे में। इसके बाद देखो, अब भारत के ज्यादातर छोटे छोटे राज्य थे, बड़े राज्य थे, वो सब अंग्रेजों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुके थे, और ये सब कहानी चल ही रही थी। जब ये सब हो रहा था, तब जाके भारत के राजाओं की थोड़ी थोड़ी आंख खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और भारत के राजाओं की आंख कैसे खुली कि उन्होंने आखिर में, और ऐसा नहीं तब भी सब यूनाइट होकर लड़ लिए हो, लेकिन कुछ राजा थे जिनको ये चीज समझ में आ रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा संगठन बनाना शुरू किया कि चलो एक साथ में मिलकर लड़ते हैं। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, और एक संघर्ष जो हुआ, जिसको रियल फाइट बोल सकते हैं भारत की तरफ से, और वो हमारा टॉपिक अब आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति।